सिग्नलमैन चार्ल्स डिकेंस। हेलो, वहां नीचे। जब उसने पुकारे जाने की आवाज सुनी, वह अपनी छोटी सी कोठरी के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में झंडी थी। जहां वह खड़ा था वहां से बिना किसी शंका के यह समझना बेहद आसान था कि आवाज कहां से आई है। पर फिर भी ऊपर देखने की बजाय जहां ठीक उसके सिर के ऊपर एक नोकदार चट्टान पर मैं खड़ा था, वह घूमा और नीचे रेलवे लाइन की तरफ देखने लगा। उसकी इस हरकत में कुछ खास था, पर क्या, यह मैं समझ नहीं पा रहा था। जिस नुकीली चट्टान पर मैं खड़ा था उसकी आड़ में वह ढक सा गया था और मुझे भी आग उगलते सूरज से बचने के लिए आंखों को हाथ से ढकना पड़ा। उसके बाद ही मैं उसे देख सका। अरे भाई, जरा सुनो तो। वह रेलवे लाइन की तरफ देख रहा था। वह मुड़ा और उसने आंखें उठाई तो ठीक अपने ऊपर मुझे खड़ा पाया। क्या कोई रास्ता है जिससे मैं नीचे आकर तुमसे बात कर सकूं? कोई जवाब दिए बगैर वह मुझे देखता रहा और मैंने भी अपनी बात दोहराई नहीं और उसे देखता रहा। तभी जमीन और हवा में एक अस्पष्ट सा कंपन हुआ जो तत्काल तेज स्पंदन में बदल गया और फिर तेजी से सरपट भागती ट्रेन वहां से गुजरी। मैं झटके से पीछे हटा, मानो वह मुझे नीचे खींच लेगी। जब तेजी से गड़गड़ाती ट्रेन मेरे सामने से गुजरती हुई ढलान पर उतरने लगी तो मैंने फिर नीचे देखा। वह अपनी झंडी लहरा रहा था। मैंने अपना सवाल दोहराया। वह पल भर रुका। एकटक भरपूर तौलती नजरों से उसने मुझे देखा और फिर जिस डंडी में झंडा लपेटा हुआ था उसी से उसने मुझे सामने की तरफ का रास्ता दिखाया जो करीब 200-300 गज दूर था। मैं चिल्लाया, ठीक है, और उस तरफ चल पड़ा। यह गहरा और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से उतरते हुए जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने पाया कि वह रेल की पटरियों के बीचों बीच खड़ा था जहां से कुछ देर पहले ट्रेन गुजरी थी। लगा मानो उसे मेरे अचानक प्रकट होने का इंतजार हो। वह इस कदर चौकन्ना और सहमा हुआ था कि मुझे ताज्जुब हुआ। मैं थोड़ा और नीचे उतरा और पटरियों के एकदम करीब आ गया। वह अब सामने था, पतला दुबला दड़ियल आदमी जिसकी भौहें घनी थीं। उसकी चौकी इतनी सुनसान जगह पर थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोनों तरफ पानी से रिश्ती सीलन भरी नोकदार पथरीली दीवार थी जहां से कुछ भी देख पाना मुश्किल था सिवाय आसमान की एक पतली सी लकीर के। वातावरण में भयावह उदासीनता और घुटन थी। उस जगह पर इतनी कम धूप आती थी कि हर तरफ सीलन की बदबू थी। तेज ठंडी हवा में मैं कांप उठा। ऐसा लगा जैसे कुदरती दुनिया कहीं पीछे छूट गई हो। वह हिलता उससे पहले मैं उसके इतने करीब पहुंच गया कि उसे छू सकता था। तब तक वह मुझे एकटक घूरता ही रहा। मैं उसके करीब पहुंचा तो वह एक कदम पीछे हटा और हाथ ऊपर उठाया। यह तो एकदम सुनसान चौकी है और इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मेरे ख्याल से शायद ही कभी कोई भूले भटके आता होगा यहाँ, मैं बोला। उसने सुरंग के मुहाने के पास लाल बत्ती की तरफ बड़े विस्मय से देखा और चारों तरफ नजर घुमाई मानो वहां से कुछ गायब हो गया हो और फिर मेरी तरफ देखा। वह बत्ती भी तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है? क्यों, है ना? हाँ है। आप नहीं जानते क्या? बेहद दबे स्वर में उसने जवाब दिया। जब मैंने उसके भावहीन और उदास चेहरे को गौर से देखा तो लगा मानो वह जीता जागता मनुष्य न होकर कोई प्रेतात्मा हो। यह डरावना ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आया मैं नहीं जानता,
पर तब से मैं इस उधेड़ बुन में रहा कि उसके दिमाग में कोई खलल तो नहीं। अब मेरी बारी थी। मैं भी पीछे हट गया, पर ऐसा करते वक्त मैंने उसकी आंखों में अपने प्रति एक स्पष्ट भय देखा। इससे मेरे उस ख्याल को और हवा मिली। तुम तो मेरी तरफ यूं देख रहे हो, मैंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, मानो तुम मुझसे भयभीत हो। मुझे अंदेशा है कि शायद मैंने पहले आपको कहीं देखा है। कहां? उसने उस लाल बत्ती की ओर इशारा किया। वहां। आश्चर्यचकित हो मैंने पूछा। मेरी तरफ से सतर्क रहते हुए उसने जवाब दिया, प्यारे दोस्त, मैं भला वहां क्या करूंगा? खैर, तुम चाहे जो भी सोचो, पर कसम खुदा की कि मैं वहां कभी गया ही नहीं। हां, शायद ऐसा ही होगा। फिर वह सहज हो गया। अब वह मेरी बातों का खुलकर जवाब देने लगा। क्या उसे यहां बहुत काम करना पड़ता है? हां, काफी जिम्मेदारी का काम है। हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। यूं मेहनत कुछ भी नहीं, पर जिम्मेदारी ज्यादा है। सिग्नल बदलना, बत्तियां धीमी करना, इस लोहे के हैंडल को ऊपर नीचे घुमाना, बस यही सब। उन लंबे उदास दिनों के बारे में, जिसके बारे में सोच सोच कर मैं हैरान था कि कोई कैसे यहां समय काटता होगा, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि यह सब उसकी जिंदगी का ढर्रा बन चुका है और उसे इसकी आदत पड़ चुकी है। यहाँ उसने संकेतों की अपनी एक भाषा इजाद कर ली है और इस तरह अपने ख्यालों की उधेड़-बुन में ही व्यस्त रहता है। उसने जोड़, बाकी और दशमलव का सारा हिसाब और थोड़ा सा बीज गणित भी सीख लिया है। हालांकि वह शुरू से ही हिसाब में कमजोर था। काम करते समय क्या यह जरूरी है कि हर वक्त सीलन भरी कोठरी में ही रहा जाए? क्या पत्थर की दीवार लांघकर सूरज की खुली रोशनी में जाना उसे नहीं सुहाता? यह वक्त और हालात पर निर्भर है। अच्छे मौसम में उसने बाहर निकलना भी चाहा, पर बिजली की घंटी किसी भी वक्त बज उठने की चिंता हर वक्त उसके दिमाग पर हावी रही। इस वजह से बाहर निकलना खुशी की बजाय परेशानी ही अधिक देता है। मुझे वह अपनी कोठरी में ले गया। वहां अंगीठी थी, मेज थी जिस पर दफ्तरी रजिस्टर रखा था, जिसमें उसे लगातार कुछ दर्ज करना पड़ता था। एक टेलीग्राफ मशीन और एक घंटी थी जिसका उसने कुछ देर पहले ही जिक्र किया था। उसने बताया कि जब वह नौजवान था, वह दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था। व्याख्यानों में भी मौजूद रहता था, पर फिर उसने वह मौका गंवा दिया और जीवन में एक बार लुढ़का तो फिर संभल नहीं पाया। अब इस सब से उसे कोई गिला भी नहीं है। कमरे में उसका बिस्तर लगा हुआ था। वह उस पर लेट गया। रात बहुत हो चुकी थी और इतनी रात गए वहां एक और बिस्तर लगाना मुश्किल था। धीमे धीमे स्वर में उसने जो कुछ भी बताया, कुल मिलाकर उसका यही सार था। वह बीच बीच में मुझे सर कहकर बुलाता, खासकर तब जब वह अपनी जवानी के दिनों की बातें करता, मानो वह यह साबित करना चाह रहा हो कि मैं जो कुछ उसे समझ रहा हूं उस लिहाज से वह कुछ भी नहीं है। जब हम बातें कर रहे थे, बीच बीच में कई बार घंटी बजी और उसे संदेश पढ़कर जवाब भेजने पड़े। एक बार जब वहां से ट्रेन गुजरी तो वह बाहर गया। उसने झंडी दिखाई और ट्रेन के ड्राइवर से कुछ चिल्लाकर कहा भी। मैंने पाया कि काम निपटाते वक्त वह बेहद सतर्क और मुस्तैद रहता। जब तक काम निपट न जाता वह एकदम खामोश रहता। देखा जाए तो इस नौकरी के लिए वह एकदम भरोसेमंद आदमी था, पर हालात कुछ ऐसे बने कि जब वह मुझसे बात कर रहा था तो बेवजह घंटी की तरफ देखने लगता, जब वह बज भी नहीं रही होती। एक बार तो उसने कोठरी का दरवाजा भी खोला और वह बाहर जाकर सुरंग के मुहाने पर लगी लाल बत्ती की तरफ भी देखने लगा। दोनों ही मौकों पर जब वह लौटकर अंगीठी के निकट आया तो उसके चेहरे पर वही अजीब सा भाव था जिसे मैंने पहले भी देखा था और जिसे समझ पाना मुश्किल था। जाने के लिए जब मैं उठा तो मैंने उससे कहा,
तुम्हें देखकर मुझे लगा है कि आज मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूं जो अपनी दुनिया में खुश और संतुष्ट है। हाँ, मैं खुद भी यही समझता था। वह उसी धीमे स्वर में बोला, पर अब मैं परेशान हूं सर, मैं बहुत परेशान हूं। क्या बात है? तुम्हें क्या परेशानी है? उसे बताना मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। अगर आप फिर कभी आए तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं जरूर तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूं। बताओ, हम कब मिल सकते हैं? सर, सुबह मेरी ड्यूटी खत्म होती है, फिर रात 10 बजे मैं काम पर आऊंगा। ठीक है, मैं 11 बजे तुमसे आकर मिलूंगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे छोड़ने दरवाजे तक आया। सर, जब तक आप ऊपर नहीं पहुंच जाते मैं अपनी सफेद बत्ती दिखाता रहूंगा, उसने अपनी धीमी आवाज में कहा। पर बीच रास्ते में और ऊपर पहुंचने के बाद भी कोई आवाज मत दीजिएगा। उसका हाव भाव कुछ ऐसा था कि मुझे वह जगह और भी रहस्यमय लगने लगी और मेरे जिस्म में कंपकपी सी दौड़ गई। बहरहाल मैंने इतना ही कहा, ठीक है, और कल जब आप नीचे आएं तब भी कोई आवाज न दीजिएगा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर आपने आज इस तरह क्यों पुकारा था? हेलो, वहां नीचे। मुझे याद नहीं मैं क्या बोला था। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही पुकारा था। शायद नहीं सर, यकीनन यकीनन यही शब्द आपने कहे थे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ ठीक है, यही शब्द होंगे। मैंने कहा होगा क्योंकि मैंने तुम्हें नीचे खड़े देखा था। क्या और कोई वजह नहीं थी? और क्या वजह हो सकती है? क्या आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कोई दैविक शक्ति आपको यही शब्द कहने के लिए बाध्य कर रही थी? नहीं। गुड नाइट कहकर उसने बत्ती ऊपर कर दी। मैं नीचे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलता रहा जब तक सही रास्ता न मिल गया। नीचे उतरने से ऊपर चढ़ना खासा आसान लगा और मैं अपनी सराय में बिना किसी जोखिम के पहुंच गया। अगली रात मुलाकात के लिए तय वक्त पर मैंने उसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर दोबारा कदम रखा। उसी क्षण दूर कहीं 11 का गजर बजा। वह नीचे मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में दूधिया रोशनी वाली बत्ती थी। मैंने आवाज नहीं दी, पर नजदीक पहुंचते ही मैंने पूछा, क्या मैं अब कुछ कह सकता हूं? बिल्कुल सर। एक दूसरे को अभिवादन कर हम साथ साथ कोठरी तक आए। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। हम अंगीठी के करीब आकर बैठ गए। सर, मैंने तय कर लिया है। जैसे ही हम बैठे, फुसफुसाहट के स्वर में उसने कहना शुरू किया, आपको दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरी परेशानी क्या है। दरअसल कल शाम मैं आपको कोई और ही समझ बैठा था। उसी ने मुझे परेशान कर रखा था। बस इस वजह से नहीं, उस दूसरे शख्स से परेशान था जो मैं आपको समझ बैठा था। कौन है वह? मैं नहीं जानता। मेरी तरह है कोई? मैं नहीं जानता। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। उसका बायां हाथ चेहरे के सामने होता है और दायां हाथ हवा में लहराता रहता है उत्तेजना से, इस तरह। मैं गौर से उसके हाथ के इशारे को देखता रहा। यह बेहद उत्तेजना और भावावेश में किया गया हाथ का इशारा था। खुदा के वास्ते रास्ते से हट जाओ। एक पूर्णमासी की रात में वह बताने लगा, मैं यहां बैठा था जब मैंने चीखती हुई यह आवाज सुनी, हेलो, वहां नीचे। मैं चौंक गया। दरवाजे से देखा कि कोई सुरंग के नजदीक लाल बत्ती के मुहाने खड़ा हाथ हिला रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी अभी आपको दिखाया। चिल्लाने से आवाज फट गई थी, देखो जरा संभलो। और फिर, हेलो, वहां नीचे देखो, हट जाओ। मैंने अपनी लालटेन उठाई और लाल रोशनी को तेज कर चिल्लाते हुए उस आदमी की तरफ भागा। क्या बात है? क्या हो गया? वह आकृति सुरंग के घुप अंधेरे में खड़ी थी।
जब मैं उसके कुछ करीब पहुंचा तो देखा उसकी कमीज की आस्तीन उसके चेहरे पर लहरा रही थी। मैं सीधे उसके निकट गया और हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज पकड़ना ही चाहता था कि वह छाया ओझल हो गई। कहाँ? सुरंग में? मैंने पूछा। पता नहीं। मैं सुरंग के भीतर 500 गज तक भागते हुए गया। मैंने लैंप की रोशनी को ऊपर उठाकर देखा। दूर कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। मैं लौटकर तेजी से बाहर की तरफ भागा और अपनी लाल रोशनी में चारों तरफ देखा। फिर लोहे की सीढ़ियों से ऊपर बनी गैलरी में भी खड़े होकर देखा। मैं नीचे उतरा और भागकर यहाँ आ गया। मैंने दोनों तरफ तार देकर पूछा, कुछ गड़बड़ है क्या? दोनों तरफ से जवाब आया, सब ठीक है। अपने भीतर उठ रही कपकपी पर काबू पाते हुए मैंने उसे समझाया कि उस आकृति को देखना आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं जहां आंखों की किसी नस की बीमारी की वजह से रोगी को किसी चीज का भ्रम हो जाता है, और इसे उन लोगों पर कई प्रयोगों से साबित भी किया गया है। जहां तक उस काल्पनिक पुकार का सवाल है, तो पल भर जरा ध्यान से इस सुनसान वादी में हवा को सुनो, जो टेलीफोन के तारों से टकराकर एक अजीब तरह की आवाज़ पैदा कर रही है। कुछ पल बाद हम जब दोबारा बैठे तो वह बोला कि सालों तक तमाम सर्द रातें उसने यहाँ अकेले बिताई हैं। क्या वह हवा और तारों की आवाज़ को नहीं पहचानता? फिर उसने मुझे टोका कि अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने माफ़ी मांगी। वह हल्के से मेरी बाँह छूते हुए बोलने लगा, उस घटना के 6 घंटे के भीतर इस लाइन पर एक अजीबोगरीब दुर्घटना घटी। और 10 घंटे बाद मृतकों और घायलों को उस सुरंग में से ठीक उसी जगह पर लाया गया जहां वह आकृति दिखाई दी थी। विस्मय भरी सिरहन मेरे बदन में फैल गई, पर मैंने उस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यह एक अजीब इत्तेफाक है। यह कह मैंने उसे तसल्ली देनी चाहिए, और ऐसे किसी भी मुद्दे पर बात करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी था। फिर भी मैं बोला कि कोई भी समझदार आदमी जीवन के सामान्य मसलों पर गौर करते समय इस तरह के इत्तेफाकों पर ध्यान नहीं देता। उसने फिर गुजारिश की कि उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बीच में टोकने के लिए मैंने फिर से माफी मांगी। यह साल भर पहले की बात है। उसने फिर से मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और बताने लगा, 6 या 7 महीने गुजर चुके थे और मैं उस सदमे से उबर चुका था। तब एक सुबह जब दिन निकला ही था, मैं इस दरवाजे पर खड़ा लाल बत्ती को देख रहा था कि मैंने दोबारा उस काली छाया को देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी। वह रुक गया और एकटक मुझे घूरने लगा। क्या उसने तुम्हें पुकारा था? नहीं, वह खामोश थी। उसने अपना हाथ हिलाया था। नहीं, हाथों से उसने अपना चेहरा ढांप रखा था और वह बिजली के खंभे पर झुकी हुई थी, यूं। एक बार फिर मैंने उसके इशारे को गौर से देखा। यह बिल्कुल किसी के विलाप प्रकट करने की मुद्रा थी। मैंने ऐसी मुद्रा कब्रों पर अंकित तस्वीरों में देखी है। क्या तुम उसके निकट गए? मैं अंदर आकर बैठ गया। पहले तो इसलिए कि मैं इस पर सोचना चाहता था। दूसरे, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं दोबारा जब दरवाजे पर गया तो दिन चढ़ आया था और वह छाया वहां नहीं थी। पर उसके बाद कुछ नहीं घटा। उसने अपनी उंगलियों से मेरी बाह को 2-3 बार छुआ। हर बार वह एक डरावने ढंग से सिर हिलाता। उसी दिन जब सुरंग में से गाड़ी आई तो मैंने पाया कि डिब्बे की मेरी तरफ खुलने वाली एक खिड़की के भीतर कई हाथ और सिर जैसा कुछ दिख रहा था और कुछ हिल रहा था। मैंने तुरंत ड्राइवर को संकेत दिया, रुको। उसने ब्रेक लगाए, पर फिर भी ट्रेन 100-150 गज दूर रेंगती चली गई। मैं उसके पीछे भागा और करीब पहुंचा तो मैंने भयावह चीखें और रुदन सुना। एक खूबसूरत जवान औरत की डब्बे में मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
बाद में उसे यहाँ लाया गया और यहीं हम दोनों के बीच की इस जगह पर लिटाया गया। अनजाने में ही मैंने अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली। बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सच। जो घटा मैं वही बयान कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं क्या कहूं। मेरा हलक सूख रहा था। तारों पर से गुजरती हवा भी मानो इस कहानी को सुन चित्कार करती हुई वहां से निकलती जान पड़ती थी। उसने दोबारा कहना शुरू किया, सर अब आप ही बताएं और सोचें कि मेरा दिमाग कितना परेशान है। वह छाया हफ्ता भर पहले फिर आई थी, तब से वह बार बार आ रही है। क्या बत्ती के पास? हाँ, उस खतरे वाले बत्ती के पास। वह क्या करती दिखाई देती है? वह लगातार बेहद उत्तेजना और भावावेश में वही इशारा करती है, खुदा के वास्ते रास्ते से हट जाओ। वह कहता चला गया। मेरा चैन और आराम छिन चुका है। वह छाया हर पल मुझे पुकारती है, बेहद वेदना में तड़पते हुए चिल्लाती है, वहां नीचे देखो, जरा संभलो। वह लगातार हाथ हिलाकर इशारा करती है। वह घंटी बजा देती है। मैंने इस बात पर उसे पकड़ लिया। क्या उसने कल शाम तुम्हारी घंटी बजाई थी जब मैं यहां था और तुम दरवाजे तक गए थे? हाँ, 2 बार। देखो, मैंने कहा, तुम्हारी कल्पना किस कदर तुम्हें भ्रमित कर रही है। मेरी आंखें घंटी की तरफ ही थीं और कान भी घंटी की तरफ ही लगे हुए थे। और यदि मैं एक जिंदा इंसान हूं तो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस दौरान घंटी कतई नहीं बजी थी, सिवाय उन क्षणों में जब तुम स्टेशन को रूटीन किस्म के संदेश भेजते रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया। इस बारे में मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की सर। मैं कभी छाया की घंटी को स्टेशन से भेजी घंटी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि छाया की घंटी में एक अजीब सा कंपन होता है और इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं अगर आपने उसे नहीं सुना हो, पर मैंने उसे सुना था। और क्या जब तुमने बाहर झांका तो वह छाया दिखाई दी थी? हाँ, वह थी। दोनों बार? उसने पूरे विश्वास से कहा। हाँ, दोनों बार। क्या तुम अभी मेरे साथ बाहर आओगे और हम उसे देखें? उसने अपना निचला होंठ ऐसे काटा मानो बाहर आने की उसकी इच्छा न हो, पर फिर भी वह उठा। मैंने दरवाजा खोला और सीढ़ी पर खड़ा रहा, जबकि वह दहलीज पर खड़ा था। बाहर खतरे की बत्ती जल रही थी। सुरंग का भयावह मुहाना खुला था। पत्थरों की दीवार थी, आसमां पर तारे चमक रहे थे। क्या वह तुम्हें दिख रही है? मैंने उसके चेहरे पर नजर गड़ाते हुए पूछा। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें खिंचाव था। खुद मेरी आंखों में खिंचाव आ गया था, क्योंकि मैं भी नजरें गड़ाकर उसी जगह को देख रहा था। नहीं, वह नहीं है, वह बोला। देख लिया? मैंने कहा। हम फिर भीतर आ गए। दरवाजा बंद कर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था, पर उसने फिर ऐसी बात शुरू कर दी कि मुझे लगा हम दोनों के बीच कोई तर्क संगत बात होना मुमकिन ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी हालत काफी कमजोर जान पड़ी। सर, अब तक आप बखूबी समझ गए होंगे, उसने कहना शुरू किया। क्या चीज मुझे इस कदर परेशान कर रही है, यही कि उस छाया का क्या मतलब है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने कहा। यह चेतावनी किस बारे में है? आग की ओर देखते हुए उसने कहा। खतरा कहाँ है? किस तरह का खतरा है? खतरा पटरियों पर मंडरा रहा है। जरूर कुछ होने वाला है। 2 बार जो पहले घट चुका है, तीसरी बार उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। यह बहुत यातनादायी है। मैं भला क्या कर सकता हूं? उसने अपना रुमाल निकाला और माथे पर से पसीने की बूंदें पोंछी। यदि मैं दोनों तरफ खतरे का तार भेजता हूं तो मेरे पास इसकी कोई वजह नहीं है। अपनी हथेलियों का पसीना पोंछते हुए वह बोलता रहा। इससे मेरी परेशानी बढ़ जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा। वे लोग सोचेंगे मैं पागल हूं।
यह कुछ इस तरह होगा। संदेश, खतरा, सावधान रहें। जवाब, क्या खतरा, कहां? संदेश, पता नहीं, पर खुदा के वास्ते सावधान रहें। वे लोग मुझे बर्खास्त कर देंगे, और वे करेंगे भी क्या? उसकी दिमागी हालत को देख मुझे उस पर तरस आ रहा था। यह एक बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ आदमी की मानसिक यातना थी, जो जीवन बचाने की कठिन जिम्मेदारी के एहसास से सहनशीलता की तमाम सीमाओं को पार कर चुका था। जब वह छाया पहली बार खतरे की बत्ती के पास खड़ी थी, वह बोलता गया। अपने काले घने बालों को माथे पर से हटाते हुए वह बहुत उत्तेजना के साथ हाथ हिला रही थी। वह मुझे बता क्यों नहीं देती कि दुर्घटना कहां होने वाली है और उसे कैसे रोका जा सकता है। दूसरी बार तो उसने चेहरा भी ढांप रखा था। इसके बजाय क्यों नहीं मुझे बताया कि वह मरने वाली है? उसे घर पर ही रोक लिया जाए। यदि वह दोनों बार केवल मुझे आगाह करने आई थी कि ये चेतावनियां सच हैं, तो शायद अब तीसरी के लिए मुझे तैयार कर रही है। मुझे वह सीधे सीधे सावधान क्यों नहीं कर देती? मैं अकेला गरीब सिग्नलमैन भला इस सुनसान चौकी पर कर भी क्या सकता हूं? हे ईश्वर, मेरी मदद करो। क्यों नहीं वह किसी ऐसे शख्स के पास जाती जिसकी बात को लोग सुनते हों और जिसके पास कुछ करने का अधिकार हो? जब मैंने उसे इस हालत में देखा तो मुझे लगा कि इस बेचारे गरीब के लिए ही नहीं, जनता की भलाई के लिए भी इसे इस हालत से उबारना होगा। इसलिए तथ्य और भ्रम की सारी बहस को दरकिनार कर मैंने उसे समझाया कि वह अपने काम को बड़ी खूबी से अंजाम दे रहा है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। वह अपना कर्तव्य भी बखूबी जानता है, भले ही वह इस आकृति के खेल को न समझ पा रहा हो। अपनी इस कोशिश से मुझे वह सफलता मिली जो तर्क से उसे समझाने पर नहीं मिलती। इस बात से उसे राहत महसूस हुई। ज्यों-ज्यों रात गहराती गई, उसके काम की भाग दौड़ भी पड़ने लगी। 2 बजे मैंने उससे विदा ली। मैं तो पूरी रात उसके साथ बिताने को तैयार था, पर वह नहीं माना। रास्ते से नीचे उतरते हुए मैंने 2 बार उस लाल बत्ती को मुड़कर देखा। मैं उन 2 हादसों और मृत लड़की के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, पर सबसे ज्यादा फिक्र मुझे इस बात की थी कि इस रहस्यमय वारदात को सुनने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं था कि वह एक बेहद समझदार, मेहनती और निष्ठावान कर्मचारी था, पर इस मानसिक हालत में वह कब तक अपने को ठीक ठाक रख सकेगा। हालांकि वह मामूली नौकरी थी, पर फिर भी काफी जिम्मेदारी से भरी हुई थी। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने मुझे जो कुछ बताया है, यदि वह सब मैं उसके अफसरों को जाकर बता देता हूं तो यह विश्वासघात होगा। इससे पहले उसी के साथ सीधे सीधे बात कर बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। आखिरकार मैंने तय किया कि आसपास के किसी चिकित्सक के पास उसे ले जाकर उसकी राय लेना ठीक रहेगा। तब तक मैं उसका राज अपने तक ही रखूंगा। उसने मुझे बताया था कि उसकी ड्यूटी का समय बदलेगा और सूर्योदय के 1-2 घंटे बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी। मैंने उस समय उससे मिलना तय कर लिया था। अगले दिन शाम बड़ी खुशगवार थी। मैं उसका लुत्फ उठाने के लिए जल्दी ही निकल पड़ा। सूरज अभी डूबा नहीं था। मैंने सोचा घंटे भर तक सैर करूंगा, आधा घंटा जाने के लिए, आधा घंटा लौटने के लिए। तब तक उससे मिलने का वक्त भी हो जाएगा। सैर शुरू करने से पहले अनायास ही मैंने पहाड़ी के किनारे से नीचे झांका, जहां से मैंने पहली बार उसे देखा था। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं इस कदर रोमांचित हो उठा जब मैंने सुरंग के मुंह पर एक आदमी को वैसा ही इशारा करते देखा। उसकी कमीज की आस्तीन उसकी आंखों पर आ रही थी। वह उत्तेजना में अपना दायां हाथ हिला रहा था।
पर दूसरे ही पल एक अनाम सा आतंक मुझ पर हावी हो गया, क्योंकि पल भर बाद ही मैंने देखा कि वह सचमुच एक आदमी की आकृति थी। वह आदमी कुछ दूर खड़ी एक भीड़ को यह सब अभिनय करके दिखा रहा था। खतरे की बत्ती अभी तक नहीं जलाई गई थी, पर खंबे के नीचे कड़ी और तिरपाल की सहायता से एक मचान बनाई गई थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। वह बमुश्किल एक बिस्तर जितनी थी। मुझे तुरंत अंदेशा हुआ जरूर कोई हादसा हुआ है। मैं तंग गली से उतरकर तेजी से नीचे आया। क्या बात है? मैंने लोगों से पूछा। सर, आज सुबह सिग्नलमैन मारा गया। उस कोठरी में रहता है वह तो नहीं? हाँ, वही सर। क्या वही जिसे मैं जानता हूं? सर, अगर आप उसे जानते हैं तो देखकर पहचान लेंगे, उस व्यक्ति ने कहा और तिरपाल का कोना उठा दिया। ओह, यह सब कैसे हो गया? मैंने पूछा। सर, वह इंजन से कट गया। इंग्लैंड में कोई और इस काम को उससे बेहतर नहीं कर सकता था, पर पता नहीं क्यों वह बाहर से आती हुई रेल के बारे में सावधान नहीं था। यह हादसा दिन की रोशनी में हुआ। उसने बत्ती जला रखी थी और हाथ में लालटेन थी। इंजन जब सुरंग के बाहर निकला, इसकी पीठ उस तरफ थी और वह कुचला गया। अभी उस गाड़ी का ड्राइवर हाथ के इशारे से सबको दिखा रहा था। टॉम, इन साहब को भी दिखाओ। वह आदमी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे एक बार फिर सुरंग के भीतर तक गया और बताने लगा। सुरंग में मोड़ पर ही मैंने उसे देखा। गाड़ी की गति को कम करने का समय ही नहीं था और मैं जानता था वह काफी एहतियात बरतने वाला कर्मचारी है। पर जब मैंने देखा कि वह इंजन की सीटी पर ध्यान ही नहीं दे रहा तो मैंने सीटी बंद कर दी और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाने लगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, वहां नीचे देखो जरा, संभलो, खुदा के वास्ते रास्ते से हट जाओ। मैं सन्ने रह गया। ओह सर, यह बहुत भयानक था। मैं लगातार बिना रुके चिल्ला चिल्ला कर इशारा करता रहा। मैंने अपना यह हाथ आंखों पर रख लिया ताकि मैं कुछ देख न सकूं, और आखिर तक मैं हाथ हिलाता रहा पर कोई फायदा न हुआ। अब इस किस्से को और ज्यादा न फैलाते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह कैसा संजोग था कि उस सिग्नलमैन ने अपनी मौत से पहले इंजन ड्राइवर के न केवल शब्दों को बल्कि उसके इशारे तक को मेरे सामने दोहराया था। यह मौत का कैसा पूर्वाभास था।